तुझे? होश आ गया, होश। कौन हो तुम लोग? हम बुरे लोग हैं, मुजरिम हैं, मुजरिम। मुजरिम? मुजरिमों से मेरा क्या लेना देना? हमारे लिए तू मुजरिम है और तेरे लिए हम, समझा? और जानता है ना मुजरिमों के साथ क्या किया जाता है? हाँ, जानता हूं, अच्छी तरीके से जानता हूं मुजरिमों के साथ क्या किया जाता है। पूरे पैसे हैं ना? हाँ, जितने तुमने कहे थे, पूरी 6 लाख है। अभी इनसे काम चला लेता हूँ, बाकी के कब मिलेंगे? देखो, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। मैंने इन पैसों का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से किया है। ये सब तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। अगले हफ्ते तक अगर बाकी के पैसे नहीं मिले तो अंजाम तुम अच्छी तरीके से जानती हो। नहीं दया, ये वीडियो नकली नहीं है, माफ नहीं किया गया। अभिजीत ही है ये। पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी अभिजीत की जो उसे सब करना पड़ा। मुजरिमों की मजबूरी समझ लेना हमारा काम नहीं दया, उनको अंजाम देना हमारा काम है। यकीन आ गया ना अब आप लोगों को कि मुजरिम अभिजीत ही है। सर प्लीज, आप तो कुछ मत कहिए। आप तो हमेशा अभिजीत से चिढ़ते रहते हैं। क्या बात कर रही हो तुम तारिका? कुछ सोच रही हो, समझ रही हो क्या बोल रही हो तुम? मेरी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है अभिजीत के साथ, और जो है वो सबके सामने दिखाई दे रहा है। देखो सर गुंजन का फोन अभी भी बंद आ रहा है, इसलिए हम उसका लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए। मगर क्या? सर मोबाइल कंपनी से हमें ये पता चल गया है कि उसका फोन बंद होने से पहले उसे आखिरी कॉल किसका आया था, जिसकी वजह से वो बाहर से चली गई थी। फिर आखिरी कॉल किसने किया था? सर वो श्रेया, आखिरी कॉल किसने किया था? सर मैं बताता हूँ, अभिजीत सर का फोन आया था। क्या? अभिजीत ने? हाँ, अभिजीत ने किया था। अगर उसकी याददाश्त चली गई थी तो फिर उसने गुंजन को फोन कैसे किया? आप ठीक ही कह रहे थे सर, अभिजीत सर याददाश्त खोने का नाटक कर रहे हैं। सर, ये भी तो हो सकता है कि अभिजीत के पास उसका फोन हो ही नहीं, किसी और ने उसके नंबर से फोन किया हो अभिजीत को फंसाने के लिए। हाँ, अभिजीत को फंसा रहे सब। अभिजीत ने ये नहीं किया, अभिजीत ने वो नहीं किया, अभिजीत ने कुछ नहीं किया। सारी दुनिया उसकी दुश्मन है, उसके पीछे पड़े लोग सब, है ना? यही कहना चाहते हो तुम? आप लोग गोल गोल घूम क्यों रहे हैं? अभिजीत का फोन ट्रेस करो, पकड़ो उसे अभी के अभी। लोकेशन ट्रेस कर लिए सर, अभिजीत सर का फोन तिलक नगर के किसी घर में है। तिलक नगर, तिलक नगर। हाँ, हम लोग तिलक नगर पहुंच गए। क्या? गली नंबर 3? ओके, थैंक यू सर। हाँ, अभिजीत सर का फोन इसी इलाके में, गली नंबर 3 में। गली नंबर 3? लेकिन अभी अभी हमने जो गली पार की वो गली नंबर 2 थी ना? हाँ सर। तो फिर आगे जो सड़क आएगी वो गली नंबर 3 होगी, पक्का जी? सर यहाँ पे कितने सारे घर हैं, अभिजीत सर कौन से घर में कैसे मालूम पड़ेगा? बिल्कुल सही पूछा तुमने। तो फिर एक काम करते हैं पंकज, लाउड स्पीकर मंगवाते, जोर जोर से चिल्ला कर कहते, अभिजीत जहां पर भी हो बाहर निकल आओ। क्या आइडिया है सर, क्या आइडिया है। मैं अभी लाउड स्पीकर वाले को फोन करता हूँ। चुप रहो, ड्यूटी पर आते हो तो अपना दिमाग यहाँ लेकर आना, घर पे मत रख के आना। सीआईडी ऑफिसर की तरफ बात करो, सीआईडी ऑफिसर की तरफ सोचो। ये लाउड स्पीकर मंगवाते हैं। सर, सर ये वाला बंगलो सुनसान लग रहा है, कहीं यहीं पे तो नहीं? सुनसान तो है, हो सकता है, देखते हैं अंदर चल के। सर
अंदर से कर्राने की आवाज आ रही है। सही पहचाना तुमने? क्या हुआ यहाँ पर? किसने की तुम्हारी ये हालत? अभिजीत हमारी ऐसे धुलाई की लगा हम धोबे घाट के कपड़े। अभिजीत ने? कहाँ है अभिजीत? कहाँ है अभिजीत? तो ये तो अभिजीत सर का फोन है। अभिजीत का फोन? सर, अभिजीत सर तो हमारे साथ टॉम एंड जेरी खेल रहे हैं। वो आगे आगे, हम लोग पीछे पीछे। कब तक भागते रहेगा ये हमारे आगे आगे? कब तक छुपता रहेगा वो? श्रेया, गुंजन के फोन के बारे में क्या पता चला? सर, गुंजन का फोन अभी भी ऑफ है। उसका फोन आखिरी बार तभी ऑन था जब अभिजीत सर ने उसे बार में फोन किया था। अभिजीत ने? या अभिजीत सीआईडी के तजुर्बे का पूरा फायदा उठा रहा है अपने आप को बचाने के लिए? लेकिन लगता है भूल रहा है ये कि मुजरिम भाई कोई भी हो, सीआईडी ऑफिसर ही क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग तो छोड़ता ही है। अभिजीत ये बात नहीं भूला है सर। और ना कभी भूलेगा। क्या गया तुम्हारा सोया हुआ जमीन? अपने आप को हवाले करने आ गए? सर, सोई हुई याददाश्त वापस आ गई है सर। सर, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं बेगुनाह हूं सर। अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया तो फिर भाग क्यों रहे थे? क्योंकि सच्चाई का पता नहीं था सर। जैसे ही मुझे सच पता चला मैं सीधा आपके पास आ गया। मैं निर्दोष हूं सर। मैंने कोई खून नहीं किया। तुमने खून नहीं किया? खून तुमने ही किया है अभिजीत। खूनी तुम हो, क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। सर, अगर मैं अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाऊं तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा देना, लेकिन मैंने खून नहीं किया है सर। मैं बहुत जल्द नीना के खूनी को आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा। नीना के खूनी को पकड़ोगे? अच्छा, रजत, अरेस्ट करो नीना के खूनी को। सर, मैं कैसे? क्या हुआ? अच्छा, सर, मैं अरेस्ट करूंगा अभिजीत सर को। मुझे पता है एक सच्चे सीआईडी ऑफिसर का फर्ज क्या होता है। अभिजीत, बेवकूफी मत करो, छोड़ दो उसे। सर प्लीज सर, मैंने खून नहीं किया। मैं बेगुनाह हूं सर। अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो मैं वापस आऊंगा सर, लेकिन प्लीज अभी मुझे जाने दीजिए। सर, मैं जानता हूं इस केस के खत्म होने के बाद आप मुझे माफ कर देंगे सर। सॉरी पंकज। अभिजीत, मुझसे नजर चुराओगे? हाँ, ताकि खुद को निर्दोष साबित करके तुम लोगों से नजरें मिला सकूं। तुम निर्दोष हो ये मेरा दिल जानता है, और बहुत जल्द ये बात पूरी दुनिया के सामने भी आ जाएगी। चलता हूं। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो याद करना। दोस्त नहीं, भाई हूं मैं तुम्हारा। जानता हूं।
वाह दया, वाह। देखा सबने कैसा एक सीआईडी ऑफिसर एक मुजरिम के साथ भाईचारा निभा रहा है? सर, अभिजीत कोई मुजरिम नहीं है। इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो दया? या फिर अभिजीत ने तुम्हारी जान बचाई इसलिए उसकी कीमत चुका रहे हो तुम? ये क्या बात करने सर आप? बहुत गलत किया तुमने दया, बहुत गलत किया। अभिजीत की तरह तुम भी अब मुजरिम बन चुके हो। मुजरिम, समझे? क्योंकि मुजरिम की मदद करने वाला भी उतना ही बड़ा मुजरिम होता है। आज से तुम इस केस पर काम नहीं करोगे, समझे? ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप दया सर को इस केस से हटा रहे हैं? हाँ फ्रेडी, आज से दया इस केस पर काम नहीं करेगा क्योंकि ये केस उसके मुंह बोले भाई अभिजीत का है। अभिजीत का। दया अब ये पता लगाने की मनस्थिति में नहीं है कि सही क्या और गलत क्या। कहीं अभिजीत को गिरफ्तार करने में दया के हाथ न कांप जाए, इसलिए। ठीक है सर, जो आपका फैसला। एसीपी सर की बात का बुरा मत मानो दया। तुम तो जानते हो ना कि कानून और फर्ज के आगे वो कुछ नहीं देखते। मुझे पता है। अब बस उम्मीद यही है कि ये केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। जब किसी अपने पे आँच आती है ना, तो जिंदगी का एक एक पल बोझ लगने लगता है। कौन हो सकता है? शायद टिफिन वाला होगा। तुम खाना खाओगी ना? नहीं नहीं, बस घर जाके खा लूंगी। श्रेया तुम? सर, ब्यूरो में जो कुछ भी हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आओ अंदर आओ। हेलो डॉक्टर तारिका। क्या लोगी? चाय, ठंडा कुछ? नहीं सर, मैं बस ये कहने आई हूँ कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। हर कदम पे, हर मोड़ पे, हर मुश्किल दौर में मैं आपका साथ दूंगी। That's very sweet of you, Shreya. Thank you so much. एक मिनट। अरे विनीत, आओ। सर आप ही की तरह मुझे भी पूरा यकीन है कि अभिजीत सर बेगुनाह है सर। सर मैं आपकी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता हूं। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। आजा। और ये मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ये पढ़ना इतना आसान है? अच्छा, अब आप लोग क्या लोगे? खाना मंगाओ? 15 मिनट में आ जाएगा। नहीं नहीं, एक सेकंड, एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ क्या? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। क्या बात है तारिका? किसका फोन था? वो कुछ नहीं, एक जरूरी काम आ गया इसलिए जरा जाना पड़ेगा। जरूरी काम? इतनी रात गए? सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब परफेक्ट है। मैं आती हूँ, मैं फोन करती हूँ ना थोड़ी देर में। ठीक है, चलो बाय, सी यू। सर कहीं सालूम के साहब ने तो नहीं बुला लिया तारिका को?
ये लो, ये तुम्हारे काम आएगा। गोली चलने की आवाज। ओह नो, तारिका, 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 तुम ठीक तो? तारिका, सर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अभिजीत सर तारिका पे गोली कैसे चला सकते हैं। हाँ सर, अभिजीत सर अपनी जान खतरे में डाल देंगे और तारिका पर खरोच तक नहीं आने देंगे। अभिजीत एक खूनी है और खूनी किसी पर गोली चलाते वक्त ये नहीं सोचता है कि उसके निशाने पर कौन है। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज, जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता आपको कोई हक नहीं अभिजीत को खूनी कहने का। भूल रहे हो तुम दया कि दोस्ती अपनी जगह और एक सीआईडी ऑफिसर का फर्ज अपनी जगह। अगर तारिका पर कोई और गोली चलाता तो क्या तुम इतनी आसानी से उसे जाने देते? सर मैंने अभिजीत को तारिका पे गोली चलाते हुए नहीं देखा, तो मैं कैसे मान लूं कि उसने गोली चलाई है तारिका पर? तो फिर दया मुझे बताओ, उस वक्त अभिजीत और तारिका के अलावा तुमने किसी और को देखा? नहीं सर। तो फिर गोली किसने चलाई? अभिजीत ने ना। सर ये भी तो हो सकता है कि वहां पे कोई तीसरा आदमी हो जिसे मैंने नहीं देखा, मुझसे कोई गलती हो गई हो शायद। गलती हो गई तुमसे? तुम जैसा एक नेक और होनहार ऑफिसर जिसने आज तक कभी गलती नहीं की थी, वो आज इस केस में गलतियां कर रहा है, गलतियां किए जा रहा है। क्यों? है जवाब तुम्हारे पास? सर आप अपनी जगह पे सही है और मैं अपने, और उम्मीद करता हूं कि अभिजीत भी अपनी जगह पे सही होगा और बहुत जल्द उसकी बेगुनाही का सबूत आप सबके सामने होगा। अभिजीत बेगुनाह है या नहीं ये हम नहीं तय करेंगे, ये कानून तय करेगा। तुम सिर्फ उसे अरेस्ट करोगे, दैट्स ऑल। सर आपने मुझे इस केस से हटा दिया है, तारिका को हॉस्पिटल में लाकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है सर। चलता हूं। अभिजीत की दोस्ती ने दया की तेज नजर को जज्बातों से अंधा कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है उसे सही क्या है, गलत क्या है। सर हो सकता है कि दया सर ठीक कह रहे हो और अभिजीत सर निर्दोष है। तारिका कैसी है? ब्लड बहुत बह गया है, हालत बहुत नाजुक है, बचना मुश्किल है। किसी भी हालत में तारिका को बचाना होगा आपको डॉक्टर साहब, किसी भी हालत में। हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा तारिका को, कुछ नहीं होने देंगे हम तारिका को, समझे? हाँ
गुंजन के फोन का पता चल गया? कहां पर? इस घर पर आखिरी बार फोन ट्रेस हुआ था गुंजन का। तुम गुंजन हो? क्या हुआ तुम्हारे पैर में? मुझे किसी ने गोली मार दी है सर। गोली मार दी? किसने? अच्छा घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से। पंकज एम्बुलेंस बुलाओ। सर बोली सर। इसे उठाओ, मैं बिठा दो। आई। घर में फर्स्ट एड बॉक्स है? मुझे नहीं पता, ये घर मेरा नहीं है। मैं तो यहाँ खुद की जान बचाने के लिए आई थी, मगर इस खिड़की से किसी ने मुझे गोली मार दी। इस खिड़की से किसी ने गोली मार दी? एक बात बताओ मुझे, क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा जिसने तुम पर गोली चलाई? मुझे नहीं पता सर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। तेरा फोन भी यहीं कहीं गिर गया है। देखो अब तुम बिल्कुल घबराओ मत, हम लोग हैं ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा कौन पड़ा था आपके पीछे और जिससे बचते बचते आप यहाँ पे आके छुप गई? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना ही पता है कि वो लोग बहुत खतरनाक है। तुम अभिजीत को जानती हो? इंस्पेक्टर अभिजीत को? आप सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत की बात कर रहे हैं? ये है सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। हाँ, इनको जानती हूँ, बहुत ही नेक दिल इंसान है ये। जब मैं मुसीबत की घड़ी में थी तो इन्होंने ही मेरी मदद की थी। अच्छा, कैसी मदद? रुक जा वरना अच्छा नहीं होगा। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए। ये तो सीआईडी वाला है। चल फट ले ऐसे। देखिए आप घबराइए मत, मैं एक सीआईडी ऑफिसर। कौन थे ये लोग? दरअसल सर मैं मिडनाइट बाद में डांसर हूँ। ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सर, मगर ये लोग जबरदस्ती मुझे ये काम करने पर मजबूर करते हैं। अगर ये काम आपको पसंद नहीं है तो कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता ये करने के लिए। सर वहाँ पर और भी कई सारी बेसहारा और मजबूर लड़कियां हैं जो इनके जाल में फंसी हुई हैं। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे लोगों से निपटना सीआईडी को अच्छी तरीके से आता है। अच्छा, तो इसीलिए अभिजीत तुमसे मिलने आता था उस डांस बार में। अच्छा, कभी नीना का नाम सुना है अभिजीत के मुंह से?
नीना। ये नीना है। अरे हाँ, ये तो वही लड़की है ना जिसका अभिजीत सर की गाड़ी से 5 बत्ती के सिग्नल पर एक्सीडेंट हो गया था। जी हाँ, ये वही लड़की है। अभिजीत सर इसे एक बार लेकर आए थे मेरे डांस बार में। क्या अभिजीत इस नीना को लेकर आया था तुम्हारे डांस बार में? क्यों आया था, कुछ बता सकती हो? अच्छा, उन दोनों के बीच में जो भी कोई बातचीत हुई होगी, क्या तुमने कुछ सुना, कुछ बता सकती हो तुम? नहीं साहब, डांस बार में म्यूजिक इतना लाउड होता है कि कौन क्या बात कर रहा है कुछ भी पता नहीं चलता। अच्छा, इन दोनों का बिहेवियर कैसा था? अभिजीत और नीना का बर्ताव कैसा था? बर्ताव क्या तुम्हें लगा कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते होंगे, अच्छे दोस्त होंगे, ऐसा कुछ लगा तुम्हें? माफ करना साहब, मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई। चलो ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है साहब। अच्छा गुंजन, तुमने अचानक डांस बार में जाना छोड़ क्यों दिया? मुझे अभिजीत सर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि बाद में मेरी जान को खतरा है। खतरा? मगर किससे? शायद इन्हीं लोगों से जो मुझे मारना चाहते हैं। अभिजीत ने कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है उन लोगों से। है कौन ये लोग? फिर अभिजीत क्या जानता इन लोगों के बारे में? और कुछ बताया इस खतरे के बारे में अभिजीत ने? बताया तो था सर, लेकिन क्या क्या बताया अभिजीत ने? हा? क्या बताया, बताओ जल्दी। उन्होंने मुझे एक सीडी दी थी। क्या सीडी दी थी? और कहा था कि वो सीडी मैं संभाल कर रखूं। क्या था उस सीडी में? हा? मुझे नहीं पता साहब, मैंने वो सीडी कभी चलाकर नहीं देखी। अभिजीत जी ने बस इतना ही बताया था कि उस सीडी से मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। जरूर इस सीडी की वजह से वो लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। कहाँ है वो सीडी? हो सकता है साहब, मगर अभिजीत सर के इतने एहसान है मुझ पर, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मैं वो सीडी किसी को नहीं दूंगी। सर एम्बुलेंस आ गई। समझा करो गुंजन, उस सीडी की वजह से तुम्हारी जान को खतरा है, और शायद अभिजीत की जान को भी हो सकता है उस सीडी के जरिए हम उन दुश्मनों तक पहुंच सके। सीडी कहाँ है बताओ? सर, मेरे घर के बाहर एक नीम का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे मैंने उस सीडी को गाड़ दिया है। आप लोगों को वो सीडी वहीं मिल जाएगी। ग्रेट, पूरी ले जाओ इसे हॉस्पिटल। गुंजन के घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे। निखिल, मैं वादा करती हूँ कि अगले हफ्ते तक आपकी पूरे हिसाब को वापस लौटा दूंगी। पिछली बार भी तुमने यही कहा था। जानती हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि अपने सारे गहरे बेच डाले। कभी सोचा भी नहीं था मैंने सपने में कि अभिजीत का यही रूप देखना पड़े मुझे। डीसीपी सर हमेशा कहते थे सर, अभिजीत सर की भूली यादों के पीछे बहुत गहरा राज छुपा है। पंकज, तुम डीसीपी की माला जपना बंद करो। सर, मुझे पक्का यकीन है अभिजीत सर कभी कोई गुनाह कर ही नहीं सकते। वो ऐसे नहीं है सर। तो फिर क्या देखा तुमने सीडी में? क्या देखा? अगर ये बात झूठ होती तो अभिजीत सर गुंजन को सीडी छुपाने के लिए क्यों कहते सर? जब अभिजीत पैसे मांगने गया नीना के घर, तो उसे शायद पता नहीं था कि वहां पर एक क्लोज सर्किट कैमरा लगा हुआ है। हाँ सर, और जब नीना अभिजीत सर को ब्लैकमेल करने लगी, उन्होंने उड़ा दिया उसको अपनी गाड़ी से। बस करो पंकज, कहानी मत बनाओ। कहानी नहीं बना रहा हूं सर, मैं केस के जड़ तक पहुंचने के लिए आपकी मदद कर रहा हूं। सर, ये नीना शायद गुनहगार थी, इसीलिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसने अभिजीत सर को बेवजह फंसा दिया है सर।
तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो फ्रेडी। एक मुजरिम के साथ तुम्हारा बर्ताव कैसा होगा? क्या तुम उसे अरेस्ट करोगे या फिर ब्लैकमेल करोगे? ब्लैकमेल करोगे या अरेस्ट करोगे? एक सच्चा नेक सीआईडी ऑफिसर क्या करेगा बताओ। सर वो एक्सक्यूज मी सर। हेलो जय सर। सर घुंघरू के ठिकाने का पता चल गया सर। ओके सर। ये तो वही जगह है जहां पे अभिजीत ने नीना से पैसे लिए थे, उस सीढ़ी में। लगता है तुम्हारी खबर गलत है। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। हमारा टाइम वेस्ट हो गया। चलो। हाँ सर, पता नहीं खबरी ने क्यों गलत खबर दी, उसे तो मैं देख लूंगा। अच्छा उल्लू बनाया सैडी वालों को। उल्लू बनाना तेरा काम नहीं है। तू घुंघरू है, पछता रहेगा। नहीं दया, गन नीचे, कोई से हाथ नहीं लगाएगा। जी तुम यहाँ पे? हाँ मैं। छूना मत इसे। फोरेंसिक रिपोर्ट लेकर आए हो? हाँ सर। कहाँ है? क्या लिखा है रिपोर्ट में? सर रिपोर्ट में लिखा है कि तारिका पर जिस गन से गोली चली है उसी गन से गोली गुंजन पर भी चली है। इसका मतलब समझते हो? सर इसका मतलब तारिका और गुंजन पे गोली अभिजीत सर नहीं चलाई। और अगर अभिजीत जल्दी पकड़ा नहीं गया तो पता नहीं और कितने लोगों पर गोलियां चलाते फिरेगा। सर। हाँ सर एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या अभिजीत फिर से तुम्हारे हाथ से निकल गया? सिर्फ अभिजीत ही नहीं सर, घुंघरू भी। दोनों मेरे हाथ से निकल गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। क्या कह रहे हो तुम? हाँ? हो कौन तुम? तुम दया ही हो ना? या दया के बेस में कोई और? कहां गया वो सीआईडी ऑफिसर दया जिसके हाथों से आज तक कोई मुजरिम निकल नहीं पाया? और आज वही दया कह रहा है कि उसके हाथों से सिर्फ अभिजीत ही नहीं घुंघरू भी निकल गया। कैसे? हाँ? कैसे दया? आई एम सॉरी सर, मैंने पूरी कोशिश की पर अभिजीत के सर पे खून सवार था। घुंघरू के सर पे गन लगाकर वो उसे वहां से लेकर गया। अब मैं नहीं चाहता था कि अभिजीत के हाथों किसी का खून हो जाए। नहीं दया, तुम्हारी इन बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं विश्वास हो रहा है मुझे। हेलो सर, क्या बात है? आई एम सॉरी, हम डॉक्टर तारिका को बचा नहीं सके। शी इज डेड। ये क्या कह रहे हैं? संभालिए अपने आप को प्लीज। क्या संभालिए? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ? सर एक्सक्यूज मी। दया, कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है ये। जल्दी से जल्दी अभिजीत को पकड़ना ही होगा। सालुंखे, इसी वक्त हॉस्पिटल चला।
अरे बॉस, क्या हुआ? यूं अचानक क्यों बुलाया मुझे? हाँ? आप लोग कोई जवाब क्यों नहीं देते? क्यों बुलाया? यार क्या हुआ? यार साळुंखे, हाँ? वो तारिका अब हमारे बीच नहीं रही। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। नहीं, सुबह सुबह मुझे बेवकूफ बना रहा तुम? हाँ? नहीं नहीं, दया दया प्लीज टेल हिम, समझाओ अपने एसीपी को। सालूके को उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है। हाँ प्लीज। अरे यार प्लीज अंदर मत जाइए। क्यों? आप देख नहीं पाएंगे। क्या नहीं देख पाऊंगा मैं यार? हाँ? क्यों? प्रतिबल, तारिका? हाँ साळुंखे, सर प्लीज संभालिए अपने आप को। अगर आप इस तरह टूट जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? हाथ मत लगा दो मुझे। सर बोलो इसे, हाथ मत लगाइए मुझे। नहीं नहीं, इसी की वजह से हुआ है। तुम्हारे उस दोस्त अभिजीत की वजह से तारिका की ये हालत हुई है। और जितनी तारिका की मौत में अभिजीत का हाथ है, उतना ही तुम्हारा भी हाथ है। तुम अगर वक्त पर अभिजीत को गिरफ्तार कर लेते तो आज तारिका की हालत नहीं होती। बोलो इसे, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। बोलो इसे, आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। गो अवे देयर। सर प्लीज सर। कहां जा रहे हो भैया? तारिका से मिलने। बहुत देर हो गई है। देखो दया, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा दया, तो प्लीज अभी मुझे जाने दो। तुम देखना तारिका मुझे देख के कितनी जल्दी अच्छी हो जाएगी। अभिजीत, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुस्से में हो। मैं समझ सकता हूं कि घुंघरू को ले जाके मैंने कानून तोड़ा है। तुम लोग नाराज हो गए मुझसे, एसीपी साहब भी मुझसे नाराज है, पर मेरा यकीन करो, मैं सब गलतफहमियां दूर कर दूंगा टकमाने पे। प्लीज मुझे तारिका से मिलने जाने दो। अभिजीत, तुम समझते क्यों नहीं हो यार? तारिका अब कभी ठीक नहीं होगी। कभी ठीक नहीं होगी? क्या मतलब कभी ठीक नहीं होगी? तुम ऐसा कह कैसे सकते हो दया यार? अभिजीत, क्योंकि मरे हुए लोग कभी दोबारा वापस नहीं आते। तारिका इज डेड। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो दया। तुम झूठ बोल रहे हो यार। नहीं अभिजीत, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे मजाक करने की? तुम जानते नहीं हो तारिका की क्या अहमियत है मेरी जिंदगी में। जानता हूं दोस्त, जानता हूं। काश ये बात झूठी होती, पर अफसोस तुम्हें तारिका के बिना जीने की आदत डालनी पड़ेगी। नहीं डालूंगा अभिजीत, मैं ऐसे कोई आदत नहीं डालूंगा। तुम झूठ बोले हो। तुम झूठ बोले। तारिका जिंदा है, मुझे जाने दो। अभिजीत, संभालो अपने आप को। सच्चाई से समझौता करने की कोशिश करो। नहीं, समझौता करूंगा अभिजीत, लेकिन तारिका के खूनी को अंजाम तक पहुंचाने के बाद। नहीं अभिजीत, मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा। कानून को हाथ में पकड़ो। तूने डॉक्टर तारिका को मारा है ना? नहीं अभिजीत, नहीं अभिजीत, छोड़ दो इसने तारिका की जान ली है। छोड़ो इसे अभिजीत। नहीं, अभिजीत, क्या हुआ दया? अभिजीत, 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 सर,
अभिजीत! 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 पता नहीं सर, सीआईडी को किसकी नजर लग गई, एक के बाद एक हमें छोड़ के जाए सर। आई एम सॉरी सर। अगर 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 मैं इन्हें नहीं मारती तो ये मुझे मार देते सर। ये तो होना ही था, होना ही था, ये दया, ये होना ही था। अभिजीत, चलो जल्दी चलो, टिकट करा लिए ना तुमने हम दोनों के? कहाँ का? अरे सिंगापुर का टिकट। और कहाँ का? सिंगापुर का नहीं, जेल का टिकट करवाया है, वो भी फर्स्ट क्लास। तुम जिंदा हो? जख्मी हालत में इतनी दौड़ भाग करना तुम्हारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। बताओ क्यों किया ये सब, बताओ। अबुन और गुंजन आपस में प्यार करते और इस गुनाह में हम दोनों बराबर के भागीदार। मैंने नीना से कुछ रुपए उधार लिए थे जिनको कि वो वापस 2 गुने ब्याज पे मांग रही थी। मैंने किसी तरह बाद में काम कर उसको 10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन वो मुझसे 10 लाख रुपए और मांग रही थी। इसीलिए मैंने उसको मार डालने का प्लान बनाया। अगर नीना को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया और उसने गुंजन को मारने के लिए गुंडे भेजे, उसी रात जब अभिजीत साहब ने गुंजन की जान बचाई, तो तुम लोगों ने सोचा क्यों ना अभिजीत की शराफत का फायदा उठाया जाए, उसे नीना के यहाँ भेजा ताकि तुम्हारे दिए हुए पैसे वो नीना से वापस दिलवा सके। और वही पैसे देते वक्त हमने इनकी सीडी बना ली ताकि नीना को मारने के बाद हम उसकी मौत का इल्जाम अभिजीत जी के सिर पर डाल सके। और जब ये बात अभिजीत साहब को पता चली तो उन्होंने अपन को मच्छी बाजार में पीटा और उसी हाथापाई में हम समुद्रा घाट पहुंच गए, जहां मैंने पीछे से आकर अभिजीत जी की पीठ पर गोली मार दी। तुम लोगों को लगा मैं तो गया, मर गया अभिजीत, काम खत्म। हाँ, मगर उस मछुआरे ने तुम्हें बचा लिया। और फिर हमें पता चला कि आप अपनी याददाश्त खो चुके हैं। फिर डर गए ये, इन्हें लगा कि अगर अभिजीत की याददाश्त वापस आ जाए तो इन दोनों का भांडा फूट जाएगा, इसलिए तुमने सोचा ना कि अभिजीत को खत्म कर दे। हाँ, और आपकी वो फॉरेंसिक डॉक्टर तारिका, वो भी अभिजीत जी की मदद कर रही थी, इसीलिए मैंने उसको भी शहीद कर दिया। आप सब हंस काय हो रहे? तुम्हें क्या लगा तारिका भी खत्म हो गई और अभिजीत भी खत्म हो गया है? तारिका भी जिंदा है और अभिजीत भी, समझे? अपने आप को बड़े चालाक समझते हो, है ना? है? लेकिन तुम जैसे चालाक मुजरिमों को पकड़ना हमारे बाएं हाथ का खेल है, समझे? हमने भी नाटक कर लिया अभिजीत और तारिका के मरने का। अब जेल में सड़ते रहना फांसी का ऑर्डर आने तक। हेलो हेलो सर,
अरे तारिका, अब कैसी हो तुम? ठीक हो अब? कहना पड़ेगा तारिका, तुमने इस केस में बहुत हिम्मत दिखाई और शायद इसीलिए हमने इस केस को इतने जल्दी सॉल्व किया। क्यों सब, मैं भी तो सीआईडी का हिस्सा हूं ना। अगर आप लोग अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। थैंक यू। अरे छोटू, देख उधर क्या चाहिए उनका? नमक में? अरे भाई नमक कहाँ है? अरे हल्दी के बगल में। और हल्दी कहाँ है? अरे नमक के बगल में। अरे क्या मजाक करती हो? हल्दी और नमक कहाँ है? अरे जीरे के बगल में। अरे जीरा कहाँ है? अरे वही तो रखा है सामने। अच्छा बाबा, क्या हो गया आपकी याददाश्त को? देखता हूँ बाबा, देखता हूँ। अरे दीदी, बहुत भूख लगी है, चलो ना खाना खाते हैं। कोयल, तुम यही रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। हाँ पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे क्या हुआ लड़की को, क्या हुआ? अरे पकड़ो पकड़ो। भाग गई? ये देखो खून, ये लड़की जरूर किसी का खून करके भागी है। खून? जगड़ा भाई माफ कर दो, गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। चुप! माफी के लायक नहीं है तुम लोगों की गलती। खा खा करके मोटे मुस्टंडे हो गए हो। एक लड़की को और एक बच्ची को नहीं ढूंढ सके। भाई हम कोशिश कर रहे हैं भाई। अपनी कोशिश ना खड्डे में डाल। अगर उस लड़की की वजह से उस बच्ची पे मुसीबत आ गई ना, तो तुम दोनों सोच भी नहीं सकते हो कि तुम लोगों के साथ क्या होगा। फिक्र मत करो भाई, वो बच्ची पे आंच भी नहीं आएगी भाई। अगर उस बच्ची के ऊपर आंच आ गई ना, तो तुम लोगों के ऊपर आंच नहीं, आंच का पहाड़ टूट पड़ेगा। एक बात याद रखना। चलो गाड़ी में बैठो। हाँ भाई। हेलो, दिवाकर बोल रहा हूँ। जकोटा का पता चल गया है, अब मंजिल दूर नहीं है। आइए साहब, आइए। आप लोग सीआईडी से हैं? जी हाँ साहब, जब से इसने उस चोरनी को देखा है तब से सदमे में है। कौन चोरनी? पता नहीं साहब, कल रात को रोटी चुरा के भाग रही थी। अरे चोरनी थी तो पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी ना, सीआईडी को क्यों बुलाया? मगर साहब, उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। खून? जी। कितने बजे की बात है ये? यही कोई 10:30-11 बजे की। अच्छा, वो लड़की जिसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था, जब तुमने देखा वो कहाँ पर थी? वहाँ, उस तरफ। वहाँ? जी।
कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। रात को 10:30-11 बजे तो काफी अंधेरा होता होगा, तो फिर आप अपने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि उसके कपड़ों पे जो लगा हुआ था वो खूनी है, कुछ और नहीं? मगर साहब, हमारे ढाबे पे बहुत रोशनी रहती है रात में। मैंने उसी रोशनी में साफ साफ देखा वो खून ही था और कुछ नहीं। साहब ये ठीक कह रही है। साहब उस शोरनी की शॉल हमारे पास है और उस पर भी खून है। आप बताइए साहब, अगर उसके कपड़े पे खून नहीं होता तो शॉल पर कैसे खून होता साहब? वो शॉल कहाँ है, देख सकते हैं? छोटू, शॉल लेके आ, जल्दी लेके आ। ये देखो साहब, है तो ये खून ही। एविडेंस बैग में डाल दो। अच्छा, आप लोग कह रहे थे कि उस लड़की के साथ एक छोटी बच्ची भी थी? हाँ साहब, उसके साथ 7-8 साल की बच्ची थी, पर मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। सर, हो सकता है कि वो लड़की या बच्ची घायल हो और शॉल पे लगा हुआ खून उन्हीं में से किसी का हो। नहीं नहीं साहब, जिस तरह से वो दोनों भाग रहे थे मुझे नहीं लगता कोई घायल था या किसी को चोट लगी है। इसका मतलब उस लड़की ने अपने कपड़े पे लगे हुए खून को छुपाने के लिए ये शॉल लपेटी होगी, वरना अप्रैल के गर्मी में कोई शॉल क्यों पहनेगा? वो दोनों भागे किस तरफ थे? साहब उस तरफ। इस तरफ? हाँ साहब। खून से सने हुए कपड़े पहन के वो लड़की बच्ची के साथ भागी है रात को, तो यहाँ किसी रिक्शे वाले ने या दुकान वाले ने जरूर देखा होगा। एक काम करते हैं, इस औरत से उस लड़की का स्केच बनवाते हैं और आसपास लोगों से पूछते हैं। वो देखो, 24 घंटे खुले रहने वाली दवाइयों की दुकान। अगर वो लड़की यहाँ से गई होगी तो शायद इन लोगों ने कुछ देखा हो। सुनिए भाई साहब, हम लोग सीआईडी से आए हैं। सीआईडी? क्या हुआ साहब? कल रात आपने एक 19-20 साल की लड़की को देखा था, एक छोटी सी बच्ची 7-8 साल की बच्ची के साथ। हाँ देखा था ना साहब। आप हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं ना? हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? सर, सिटी हॉस्पिटल। कल रात वहीं तो लेके गया था मैं इन दोनों को। आप इस लड़की की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इसी की बात तो कर रहा हूँ साहब मैं। कल रात इसकी छोटी बहन आई थी मदद मांगने मेरे पास। कैसी मदद? सर, एक्सीडेंट हो गया था इस लड़की का और छोटी वाली बच्ची आई हमारे पास ताकि हम इसकी मदद कर सकें। क्या हुआ बेटा? मेरी दीदी का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज मेरे साथ आओ। कहाँ पर? वहाँ। चलो 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 दिखाओ, चलो दिखाओ। उधर चलो 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 चलो। तुम दोनों अकेले ही आ रहे थे इस ओर, यहाँ क्या करने आगे तुम लोग? कैसे हुआ है सब बेटा? चोट तो इतनी गहरी नहीं है, पर इतना सारा खून कैसे? पता नहीं अंकल, पर प्लीज आप दीदी को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए। हाँ चलो चलो चलो। आपको उनके बारे में कोई खास बात याद है? कहने को तो एक दूसरे को बहने कह रही थी साहब, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं। लगा नहीं? क्या मतलब? मतलब ये सर कि जो छोटी वाली बच्ची थी वो किसी अच्छे परिवार से लग रही थी और वो जो बड़ी वाली लड़की थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो किसी गरीब घर से लग रही थी। फेरी, पता करो पिछले 24 घंटे में किसी ने 7-8 साल की बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है क्या? सुबह कौन हो सकता है? कितनी बार बोला है दूध वाले को कि दूध मेरे हाथ में देके जाएगा।
ये डॉक्टर भास्कर हैं। आपको जिस लड़की की तलाश थी, कल रात उसका इलाज इन्होंने ही किया था। आप लोग? सीआईडी। क्या बताऊं सर, बड़ी अजीब लड़की थी वो रुशिता। थी मतलब चली गई यहाँ से। चली गई? कहाँ चली गई? पता नहीं। आप लोगों ने जाने क्यों दिया उसे? माथे पे हल्की सी खरोच थी सर, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक्सीडेंट हुआ था उसका। ठीक थी, इसीलिए जाने दिया। अच्छा, उस लड़की का नाम रुचिता था? जी सर। अब उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था? जी हाँ सर, लेकिन पता नहीं इतना ज्यादा खून कहाँ से आया उसके कपड़ों पर। वो कपड़े जिन पर खून लगा हुआ है वो कपड़े हैं आपके पास? जी सर, हमारे पास हैं। वो कपड़े हमें चाहिए। डॉक्टर साहब, उस लड़की के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? जी नहीं सर। साहब, मैं कुछ बोलूं? जी हाँ, बोलिए। उसका तो लड़की बहुत ही काफी सारी घबराई हुई थी। उसने मेरा फोन लिया और किसी को फोन किया भी। उसने किसको फोन किया था? पता नहीं सर, बाद में वो नंबर भी डिलीट कर दिया। नंबर भी डिलीट कर दिया? आपने सुना उसने क्या बात की फोन पे? हाँ सर, वो किसी को कह रही थी कि वो बहुत जल्दी वापस आएगी। बहुत जल्दी वापस आ जाएगी? अब कोई जगह का नाम लिया उसने, कुछ बताया? नहीं सर, किसी जगह का नाम तो नहीं लिया। अच्छा, उसने कितने बजे आपके फोन से फोन किया था? यही रात के करीब 11 बजे। रात 11 बजे? निकले, काम करो, इनसे इनका फोन नंबर ले लो और पता करो कि रात 11 बजे रुचिता ने कहां पे फोन किया था। सर, अगर रुचिता कोयल को लेकर भाग रही थी तो उसने उसका विरोध क्यों नहीं किया? चीखिया चिल्लाई क्यों नहीं? पंकज, कोयल एक 8 साल की बच्ची है, 8 साल की। हो सकता है रुचिता ने उसे धमकाया होगा, डराया होगा, कैसे चिल्लाएगी वो? सर, हाँ सर, रुचिता ने हॉस्पिटल से जिस जगह पर फोन किया था उस जगह का नाम भिंडारी है। क्या कहा तुमने? भिंडारी? भिंडारी तो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है। सर, ये भिंडारी कहीं रुचिता का गांव तो नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर, एक और बात पता चली है। वो क्या? इस लड़की के लापता होने की रिपोर्ट उसकी बुआ नयनतारा ने लिखवाई थी। ये देखिए। मगर रिपोर्ट लिखवाने के 24 घंटे बाद उन्होंने ये रिपोर्ट वापस ले ली। क्या? रिपोर्ट वापस ले ली? मतलब लड़की उन्हें वापस मिल गई? नहीं पंकज, अगर कोयल मिल जाती तो रुचिता के साथ हॉस्पिटल में नहीं होती। कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। क्या? कहां पर? सुबह सुबह दिवाकर जी को दूध तुम ही देते थे? हाँ साहब, मैं ही दूध देता था, लेकिन इस बार लगता है कि कोई और दूध देके चला गया साहब। कोई और दूध देके चला गया मतलब? हाँ साहब, जब मैं सुबह 6:30 बजे इनके घर आया तो देखता हूँ कि दरवाजा खुला पड़ा है और दिवाकर साहब यहाँ पर जमीन पे गिरे पड़े हैं और दूध की शीशी भी खुली पड़ी है साहब। सच कह रहे हो तुम? कसम से साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? सर, सर, ऐसा लगता है कि खूनी को अच्छी तरह से मालूम था कि दिवाकर जी को सुबह उठकर दूध पीने की आदत है, इसलिए वो दूध वाले से पहले यहाँ आया और बाहर दूध रख दिया। जहरीला दूध। दिवाकर जी एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार, और एक पत्रकार की किसी से दुश्मनी तभी हो सकती है जब वो किसी के खिलाफ कुछ लिख रहा हो या लिखने वाला हो। सर, ये जूते के निशान अंदर की तरफ गए हुए हैं। सर, हो सकता है ये निशान खूनी के हों। हो सकता है निखिल, एक काम करो, यहाँ की हर चीज पे से उंगलियों के निशान उठा लो और एम्बुलेंस को फोन करो। ये देखो, इधर भी है निशान। लैपटॉप के पास था निशान। आखिर ऐसी कौन सी चीज है इस लैपटॉप में जो खूनी यहां तक चला आया? ये देखो विनीत, फोल्डर फ्रीडम। ये क्या? इस फोल्डर में से तो फाइल ही गायब है।
और इस फाइल को 6:15 बजे डिलीट किया गया है। स्वतंत्र। सर ये लैपटॉप में फ्रीडम नाम का फोल्डर और ये स्वतंत्र नाम की मैगजीन यहाँ पर। सर ऐसा लगता है कि आदमी देश के हित में कुछ काम कर रहा था या फिर कुछ लिख रहा था। अवनीत, हो सकता है कि ये दिवाकर कुछ असामाजिक तत्वों पे स्टोरी लिख रहा हो और जिनके लिए खतरा बन रहा था उन्होंने इसे रास्ते से ही हटा दिया। हाँ सालुंखे, क्या खबर है? अरे बॉस, गांव जाना पड़ेगा अब तो। तू जा, रोका किसने? सर गांव जाएंगे ना तो मुझे भी लेके जाना प्लीज। मैं गांव कभी नहीं गया हूँ सर। हाँ ले चलूंगा। और एक काम करना, तुम उस गांव में ही अपना एक छोटा सा घर बना लेना नदी के किनारे, ठीक है? मगर सालुंखे तू गांव क्यों जा रहा है? जाकर काम कौन करेगा? वैसे लाशें, कंकाल वगैरह सब गांव में ही भेज देना। यार तू घुमा फेरा के बात करना बंद कर और सीधा सीधा बता बात क्या है। बात क्या है यार, सारा दोष इस शॉल का है जो उस रुशिता ने ओढ़ रखी थी। सर आप इस शॉल की वजह से गांव जाना चाहते हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बॉस, इस शॉल पर मुझे कुछ पोलन मिले। परागकण? हाँ, परागकण। किस चीज के? वाल, चना और चवली के, जो कि रबी की फसल है। सर जब मैं 8वीं स्टैंडर्ड में स्कूल में था ना, तब मैंने ये पढ़ा था। तो ये भी पढ़ा होगा कि सारी फसलें किसी ऐसी वैसी जमीन पर नहीं होती, खास किस्म की उपजाऊ जमीन पे होती है। हाँ सर। और ऐसी जमीन यहाँ आसपास सिर्फ एक ही जगह पर है। कहाँ पे सर? भैरवगंज में। भैरवगंज? सर भैरवगंज तो बहुत बड़ा इलाका है, सैकड़ों एकड़ की जमीनें हैं वहाँ पर। तो रुशिता कहाँ पर होगी ये कैसे पता चलेगा? सर आप लोगों का काम आसान करने के लिए एक और सुराग है हमारे पास। क्या? ये देखिए। यार ये मुझे बाल लगता है। बाल ही है, घोड़े का बाल। घोड़े का बाल? घोड़े का बाल मतलब जहां से रुशिता आई है वहां पर चना चवली वाल की फसल भी है और घोड़े भी हैं। घोड़े भी हैं। भैरवगंज। रुशिता ऐसे इलाके से आए थे जहाँ चना चवली और वाल की खेती होती है। शहर का यह आखिरी ऐसा इलाका है जहाँ इन 3 फसलों की खेती एक साथ होती है। लोगों से पूछते हैं इन फसलों के साथ साथ शायद यहाँ पे कोई अस्तबल हो और शायद किसी ने रुशिता को देखा हो। किसी ने दिवाकर जी को दूध में जहर देके मार दिया। मगर दिवाकर सर का खून किया किसने?
देखिए, यही पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए और इसी सिलसिले में आप लोगों की मदद चाहिए। कहिए, क्या मदद कर सकते हैं हम लोग आपकी? दिवाकर जी की किस किस से दुश्मनी थी, इस बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? दिवाकर सर से तो बहुत लोग नाराज थे, लेकिन लोग उनसे नाराज क्यों थे? सर हमेशा यही कहते थे कि कलम में बंदूक से ज्यादा ताकत होती है और एक पत्रकार का कलम समाज में क्रांति ला सकता है। बस इसी वजह से लोग उनसे जलते थे। अच्छा, ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में क्या उन्हें कोई धमकी वमकी मिली थी क्या? धमकी भरे फोन कॉल्स तो आते ही रहते थे सर। खासकर वो औरतों के हित के लिए बहुत काम करते थे। आज भी उन्होंने हमें घर पे कोई रिपोर्ट दिखाने के लिए बुलाया था, पर हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। सर, कहीं दिवाकर ने लोगों को वही फ्रीडम वाली रिपोर्ट देखने के लिए तो नहीं बुलाया जो उसके लैपटॉप से डिलीट कर दी गई? हो सकता है विनीत, ये हो सकता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, ये बताइए कि ये इस मैप पे ये काले पेन से निशान क्यों बनाया गया है? पिछले महीने ही दिवाकर सर उन जगहों पर गए थे किसी न्यूज स्टोरी के लिए। ओह, पीतपुर, हिलारी और भिंडारी। भिंडारी? सर, ये तो वही जगह है ना जहाँ रशिता ने फोन किया था। विनीत, ये वही जगह है जहाँ रुशिता ने फोन किया था। इसका मतलब है कि दिवाकर का कुछ ना कुछ संबंध जरूर है इस रुशिता के साथ। निखिल, भिंडारी गया हो? तो फिर टिकट कटाओ, जाना पड़ेगा भिंडारी। सर, ये फार्म हाउस तो एकदम सुनसान लग रहा है। नहीं, कोई ना कोई तो जरूर होगा। तुम उधर देख, कोई अस्तबल है क्या? ये बदबू कैसे? इस खूनी को जल्द से जल्द पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना उस मासूम बच्ची की जान को खतरा बढ़ता जाएगा। कोयल क्या लगती है आपकी? मेरी भतीजी है सर। प्लीज कोयल को कुछ नहीं होना चाहिए। कैसे भी करके प्लीज उसे ढूंढ निकालिए। देखिए, कोयल को तो हम ढूंढ निकालेंगे, लेकिन पहले आप हमें साफ साफ बताइए क्या हुआ था। परसों मैं जब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लौटी तब देखा कि राहुल भैया मुझे लेने एयरपोर्ट तक नहीं आए। तो मैंने उन्हें फोन किया था। उन्होंने फोन उठाया पर मुझसे बात नहीं हुई। भैया भाभी फोन पर झगड़ रहे थे। किस बात के लिए झगड़ रहे थे दोनों? वो तो ठीक से सुनाई नहीं दिया। तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आई। भाभी कोयल को वहां से भाग जाने के लिए कह रही थी। फिर फोन कट गया। अच्छा, तभी तो तुमने कोयल के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। तो रिपोर्ट वापस क्यों ली? मुझे किसी नंबर से धमकी भरा फोन आया था। धमकी भरा फोन आया था? कहां से, किसने किया था फोन? वो तो पता नहीं, कोई प्राइवेट नंबर था। वो कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट वापस नहीं ली तो वो कोयल को मार देंगे। कोयल के माता पिता राहुल माया से मिली? नहीं, राहुल भैया ने नया घर खरीदा था और मैं उसका एड्रेस नहीं जानती थी। चलो ठीक है, एक बात बताओ, किसी रुशिता को जानती है आप? रुशिता, कभी नाम सुना है आपने? जी नहीं। नहीं? श्रेया, जरा इन्हें स्केच दिखाओ रुशिता का। सब अब जरा गौर से देखिए, गौर से देखिए। हो सकता है इसे पहले शायद आपने कभी देखा हो या मिली हो आप। जी नहीं सर। ठीक है, अब जा सकती है। इनसे जरा राहुल और माया, इन दोनों के फोटोग्राफ्स लेना। सर। आसान के रुशिता के कपड़ों पर जो खून मिला वो किसी आदमी का है। अच्छा, और दिवाकर के लैपटॉप पर जो उंगलियों के निशान मिले वो? ओ, दिवाकर के अलावा और किसी के हैं? किसके हैं सारुण के? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ सर? दिवाकर के लैपटॉप पर जकोटा के फिंगरप्रिंट्स मिले, जकोटा के।
जकोटा? ये तो वही आदमी है ना सर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों की तस्करी के चक्कर में कई बार जेल जा चुका है। वही जकोटा है ये। विनीत, उठाओ इस जकोटा को, उठाओ। पूर्वी, यहाँ पर ये जितने भी ब्लड सैंपल्स हैं उठा लो। अच्छा। मुझे लगता है इन दोनों की मौत लगभग 48 घंटे पहले हुई है। 48 घंटे? मतलब 2 दिन पहले हुए ये खून? हाँ। सर अगर ये दोनों खून रोशिता ने किए हैं तो उसे 2-2 गन्स की जरूरत क्या पड़ी? यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या होगा सर? पूरे फार्म हाउस की तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। तो कहीं इस औरत ने तो गोली नहीं चलाई सर? यस, यू राइट। हो सकता है कि इस औरत ने इस आदमी पे गोली चलाई और जैसे ही फिर भागने के लिए मुड़ी दरवाजे की तरफ। लेकिन सर अगर इन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया तो फिर रुशिता के कपड़े पर वो खून का दाग कहां से आया? ये बात तो है, लेकिन रजत, जिस तरीके से रुशिता के कपड़ों पर खून लगा हुआ है उसे देख करके लगता है कि या तो रुशिता किसी लाश के ऊपर गिरी है या कोई लाश रुशिता के ऊपर गिरी है, इसी वजह से वो खून उसके कपड़ों पर है। सर, खिलौने वगैरह। सर जरूर वो बच्ची भी उस दिन रुशिता के साथ यहीं पर होगी। सर वो देखिए, वो लैंप के ऊपर क्या लगा हुआ है? ओह, लैंप में सीसीटीवी कैमरा छुपा रखा है। सर जरूर इस सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। हाँ पूर्वी, पंकज लैपटॉप लेके आओ। अरे ये तो वो पत्रकार दिवाकर है। सर ये यहाँ क्या कर रहा है? जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो है इस दिवाकर और रुशिता के बीच में। हाँ सर, इसलिए भंडारी भी तो गया था। सर बाहर जो 2 लोगों की लाश है वो राहुल और माया है, नैन तारा के भैया और भाभी। श्रेया ने भेजा, ये देखिए। नैन तारा को फोन करके बता दो उसके भैया और भाभी की मौत के बारे में। सर पर ये जमीन की फोटोज क्यों ले रहा है? बाहर चल के देखते हैं। ओह, तो ये है वो जगह जिसकी जासूसी दिवाकर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ऐसा क्या है यहाँ पर? पंकज, ये सामान हटा। खुफिया दरवाजा। सर ये रास्ता तो नीचे की तरफ जा रहा है, शायद बेसमेंट में। सर जरूर यहाँ कोई गैर कानूनी काम हो रहा होगा। अंदर चल के देखते हैं। एक मिनट, ये दिवाकर औरतों के संघर्ष के लिए काम कर रहा था ना? तो यहाँ पर जो औरतों पर अत्याचार हो रहा था जरूर उसकी तहकीकात करने आया होगा। सर शायद रुशिता को भी यहीं कैद करके रखा होगा, इसलिए उसने जो कुछ भी किया अपने आप को बचाने के लिए किया होगा। इसका मतलब उस बच्ची के अलावा रुशिता की जान को भी खतरा है। ये लोग जरूर कोई भी ऐसा सबूत पीछे नहीं छोड़ना चाहेंगे जिससे कि हम उन्हें आसानी से पकड़ सकें। बाबा, बेटा खाना खा ले। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है।
ऐसे कैसे भूख नहीं है? सुबह से रोटी का एक भी निवाला तेरे पेट में नहीं गया। ले बेटा, थोड़ा सा खा ले। नहीं बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर सीआईडी वाले मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए तो? अरे तो क्या, पहुंच गए तो उनको सच्चाई बता देना। वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे बाबा। कोविल को उसके घर भेज देंगे, उन भेड़ियों के पास। ढूंढने की जरूरत नहीं, वो भेड़िए खुद चल कर आए हैं तुम्हारे पास। छोटा तुम? हाँ मैं। तुझे क्या लगा था कि तू भाग जाएगी और हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? दुनिया बहुत छोटी है और जकोटा की पहुंच बहुत लंबी। तू दुनिया के किसी भी कोने में रहती ना तो जकोटा तुझे ढूंढ लेता। जकोटा अंकल? ले 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 मेरी नन्ही प्यारी पूरी जग गई। हाँ अब घर चलते हैं। कोयल कहीं नहीं जाएगी। अब कोयल ही नहीं, तुम दोनों भी चलोगे मेरे साथ। चल चल। ऐसे कैसे छोड़ दो रे? बहुत बहादुर है ना तेरी बिटिया, तो बहादुरी का इनाम तो मिलना चाहिए ना इसे। हाँ? नहीं चलो रे, चल ले चल इसको। चल बैठो। हेलो, कौन है? बीच रास्ते में गाड़ी लगा दी, चला रहा जल्दी से। कौन गाड़ी खड़ा किया? सीआईडी बॉस, सीआईडी कहाँ भाग रहा? अपने घर है। मुझे क्यों मारते हो? इसे भी तो पकड़ो, ये भी तो मुजरिम है। इसने भी तो राहुल साहब और माया मैम साहब का खून किया इसने। नहीं सर, मैंने उन दोनों को नहीं मारा। उन दोनों ने खुद एक दूसरे पर गोली चलाई और एक दूसरे को मार डाला। ये झूठ बोल रही है साहब। माया मैम साहब तो राहुल साहब से बहुत प्यार करते थे, वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें तुम्हारे काले धंधों के बारे में पता चल गया था। सर, ये गांव से लड़कियां खरीदते हैं, शहर और विदेश में उन लड़कियों को उच्च दामों में बेचते हैं। दुल्हनों का व्यापार करते हैं सर ये दरिंदे। दुल्हनों का व्यापार? शर्म नहीं आती? इस देश में लड़कियों का देवी माना जाता है, पूजा की जाती है उनकी, तो उन्हें विदेश में? अब हम क्या करते? उन लड़कियों की रिश्तेदारी तो उन्हें बेचते हैं। किनको बेचते थे? राहुल साहब और उनके पार्टनर को। राहुल का पार्टनर कौन? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता। उन लड़कियों के रिश्तेदारों को बुलाओ, उन्हीं से पूछते हैं क्यों किया उन लोगों ने इतना घिनौना काम। मुझसे गलती होगी साहब, मुझे माफ कर दो। गलती? गलती नहीं, पाप है ये, पाप। चंद पैसों के लिए अपने ही परिवार की बच्चियों को आप लोग नरक की भट्टी में ढकेल देते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? साहब, चंद पैसे नहीं साहब, 2,500 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक की बोली लगती है उन लड़कियों की। हम तो उन्हीं लड़कियों को निशाना बनाते थे जिनके माँ बाप नहीं होते। इन रिश्तेदारों को पैसे का झांसा देना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये बिन माँ बाप की बच्चियों को बहुत समझते हैं। और आप लोग खुद एक औरत होगी, एक औरत के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? और आप तो रुशिता के सगे पिता हैं, फिर भी आपने अपनी बच्ची के साथ? मुझे नहीं पता था कि
कि मेरी रुशिता के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे तो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। कहा गया था कि रुशिता की शादी अमीर और काबिल लड़के के साथ होगी, वो विदेश में रहेगी, रानी बनकर रहेगी। अब आप ही बताइए साहब, ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी बेटी की भलाई नहीं चाहेगा? और ये सुनहरे सपने आपको दिखाए किसने? तमकी ने। तमकी? ये तमकी कौन है? साहब, कहने को तो वो इस गांव के लड़के लड़कियों का रिश्ता करवाती है, लेकिन असली व्यापार उसका यही है, दुल्हनों की बिक्री का। तमकी? अरे हाँ हाँ समझ गई, काम हो जाएगा। हाँ बाबा ठीक है, पैसा लड़की देखने के बाद। अच्छा रुक, बाद में बात करती हूँ, कोई आया। तू यहाँ क्यों आया? तुझे मना किया था ना, पता है ना यहाँ क्या हालत है, खुद भी फंसेगा मुझे भी फंसवाएगा। हाँ हाँ पता है, पर क्या करूं, एक बहुत बड़ा गिराक लगा है मेरे हाथ, पूरे 10 लाख देगा, इसलिए रहा नहीं गया, सीधे तेरे पास ले आया हूँ। 10 लाख? तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? अरे नहीं नहीं, धन व्यापार के मामले में मैं बिल्कुल मजाक नहीं करता। अच्छा तो लिया जल्दी से आके, लिया। ये चंदर है, पास ही के गांव में रहता है। नमस्ते भैया, बैठो 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 बैठो। आप भी बैठिए। और भैया, अरे मेरे भैया 10 लाख में तो मैं तुझे दुल्हन ही नहीं, चांद का टुकड़ा लाके दूंगी, चांद का टुकड़ा। वो क्या है ना कि मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई लड़की पसंद नहीं आ रही, आप ही का सहारा है, अगर आप हाथ पीले करवा दें। भैया तू फिक्र मत कर, तेरे हाथ बहुत जल्दी पीले करा दूंगी मैं, बस इतना बता दे कि तुझे कैसी लड़की चाहिए। वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस खाली दुल्हन खूबसूरत होनी चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसे, और अच्छा खाना बना लेती हो। हाँ, माँ बाप की सेवा जरूरी है। एक है ऐसी लड़की, रुक तू बैठ, मैं भी आती हूँ। ध्यान रखना उसका। देखो भैया, ये है सोना, 5वीं पास है, 5वीं पास, पढ़ाई लिखाई में तो बहुत ही होशियार है, और हिसाब किताब में तो इतनी तेज है कि पूछो मत। कैसी लगी भैया लड़की? अच्छी है ना? सोना, तुम ही हो ना जिसे राहुल ने फार्म हाउस में कैद करके रखा था? जी। कौन हो तुम? सीआईडी। सीआईडी? बाकी की लड़कियां कहाँ हैं? कहाँ हैं बाकी की बच्चियां? अंदर। चलिए। डरो मत, हम लोग सीआईडी से तुम्हें तुम्हारे घर वालों तक पहुंचा देंगे। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। गांव के गरीब लोगों को लालच देके उनकी बेटियों को बेचती हो तुम। गलती हो गई सर, पर लालच तो मुझे भी दिया गया था। किसने? किसने दिया लालच? सब वो। कोयल? कोयल बेटा, तू वापस आ गई। मुझे किसी नंबर से धमकी भरा फोन आया था, वो कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट वापस नहीं ली तो वो कोयल को मार देंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। जकोटा अंकल कहाँ है? मैं जकोटा अंकल के साथ नहीं आई। फिर कौन ले आया तुम्हें यहाँ? सीआईडी अंकल। क्या? सीआईडी? हाँ सीआईडी।
बहुत शौक है ना लड़कियां बेचने का। हाँ, ये सच है। मैं और मेरा भाई राहुल, हम दोनों मिलकर इस काले धंधे को अंजाम देते थे, मगर इसने राहुल को मार के सारा काम चौपट कर दिया। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, तुम्हारा भाई मरा तुम्हारी भाभी माया के हाथों। सुबह के 10 बज रहे थे। मैं घर में बर्तन साफ कर रही थी और मेरी साथ वाली लड़कियां खेतों में काम कर रही थी। राहुल साहब फोन पर हमारे खरीदारों से बात कर रहे थे। 15,000 में? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? अरे मैं कोई भेड़ बकरियों का सौदा नहीं कर रहा हूँ, जीती जागती जिंदा लड़कियों का सौदा कर रहा हूँ मैं। नहीं, मुझे हर एक लड़की के 1-1 लाख रुपए चाहिए, समझे तुम? 1 लाख कोड़े पड़ेंगे जब नर्क के दरवाजे पे जाओगे। माया तुम? हाँ, खुद को इंसान कहते हो तुम, इन मासूम लड़कियों को सामान बनाकर बिक्री कर रहे हो। शर्म आती है तुम जैसे जानवर को अपना पति कहने में। माया ये मेरा काम है और प्लीज तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। घर जाओ और जाकर के अपना काम करो। अच्छा, जानते हो तुम जैसे मर्दों की इसी रवैये के कारण ना आज दिन ब दिन औरतों पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बस बहुत हो गया, अब और नहीं होने दूंगी मैं। क्या करोगी तुम? क्या कर लोगी? क्या करूंगी? वो कहते हैं ना कि जब समाज की सफाई करनी हो ना तो शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। और आज सबसे पहले मैं अपने घर के रावण का ही सर्वनाश करूंगी और इन मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाऊंगी। माया ये गन अंदर रखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति हो तुम? मगर आप लोग मुझ तक कैसे पहुंचे? धमकी के जरिए। तुम्हें क्या लगा राहुल को आगे रखोगी और खुद कभी सामने नहीं आओगी तो बच जाओगी? मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिस दिन विदेश से लौटी उसी दिन ये सब होना था। फार्म हाउस जाकर देखा तो दोनों की लाशें पड़ी हुई थी। और कोयल गायब थी, इसलिए तुमने कोयल के गायब होने की कंप्लेन लिखवाई। लेकिन जैसे ही जकोटा ने तुम्हें यह बताया कि कोयल तुम्हारी ही खरीदी हुई एक लड़की के साथ है, तो अपने आप को बचाने के लिए तुमने कंप्लेन वापस ले ली। हाँ, पर ना ही जकोटा बचा और ना ही मैं। सब कुछ बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। बर्बाद तुमने किया है। न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। औरत हो के औरत के खिलाफ जुर्म किया है तुमने। अदालत तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।